नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त रामतीर्थ भारती आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एंड एनसीईआरटी। साथियों, कल हम करा रहे थे मनी एंड बैंकिंग, उसका पार्ट फर्स्ट हम कल करा चुके हैं। आज हमारा पार्ट सेकंड जो है ये होगा, ठीक है। और आज हमारी क्रैश कोर्स की जो है ये 14वीं क्लास होगी, ठीक है। तो साथियों, जिनको हमारी पुरानी क्लास देखनी है वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा सारी क्लासों को, वहाँ आप जाकर हमारी बाकी क्लासों को देख सकते हैं। तो साथियों, करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। साथियों, कल हम आपको पढ़ा रहे थे मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति में हमने आपको पढ़ाया था परिमाणात्मक विधियां और गुणात्मक विधियां, वो हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। फिर उसके बाद हमारा जो बचा था थोड़ा सा मौद्रिक नीति के उद्देश्य। मौद्रिक नीति के उद्देश्य उद्देश्य ठीक है साथियों। मौद्रिक नीति के क्या क्या उद्देश्य होते हैं इनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है साथियों। तो जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि मौद्रिक नीति जो होती है ये हमारी मतलब किसी भी देश की केंद्रीय बैंक जारी करती है, सेंट्रल बैंक जारी करती है, ठीक है। अब जो सेंट्रल बैंक हमारे देश की जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मौद्रिक नीति को जारी करेगी तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था को क्या फायदा होगा, हमारी अर्थव्यवस्था को क्या फायदा होगा, ठीक है। तो इसके जो फायदे होते हैं, नंबर एक या जो उद्देश्य होते हैं कि कीमतों में स्थायित्व रखती है, कीमतों में स्थायित्व रखती है। अर्थात मतलब जैसे कि मार्केट में जब कीमतें बहुत जल्दी बढ़ती हैं, बहुत जल्दी गिरती है, इनको ये कंट्रोल करती है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो मुद्रा, जैसे वस्तुओं की जब कीमतें बढ़ती हैं, वस्तुओं की जब कीमतें बढ़ेंगी, वस्तुओं की कीमतें बढ़ना क्या कहलाता है, वस्तुओं की कीमतें बढ़ना कहलाता है मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति, ठीक है साथियों। और जब वस्तुओं की कीमतें क्या होती हैं, घटती हैं, तब यही घटना कहलाती है अपस्फीति, ठीक है। अब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए ना तो मुद्रास्फीति अच्छी है, ठीक है, ना ही अपस्फीति अच्छी है, बल्कि इनकी जो एक बीच की कंडीशन होती है ना, वो स्थिति बहुत अच्छी मानी जाती है, ठीक है साथियों। तो ये कीमतों में स्थायित्व रखती है और इस कीमतों के स्थायित्व के अंतर्गत ये मुद्रास्फीति और अपस्फीति दोनों को कंट्रोल करती है, ठीक है। अब मौद्रिक नीति का जो दूसरा उद्देश्य होता है विनिमय दरों में स्थायित्व। अब जैसे कि ये तो वस्तुओं की कीमत हमारे देश की बात हो गई। अब जैसे हमारा देश मान लो अमेरिका से, चाइना से, अफ्रीका से, मतलब जितने भी देशों से क्या करता है, ट्रेड करता है, व्यापार करता है, तो आयात और निर्यात की जो विनिमय दरें होती है ना, विनिमय दरें जो होती हैं उनमें भी ये स्थायित्व लाती है, ठीक है, ठीक है। और जब कोई मुद्रा नीति किसी देश की विनिमय दरों में स्थायित्व लाएगी तो इसका मतलब ये होगा कि उस देश की आर्थिक स्थिति में स्थायित्व है। मतलब ऐसा नहीं है कि उस एक देश की अर्थव्यवस्था वो एकदम से डाउन, एकदम से हाई जा रही है और एकदम से डाउन जा रही है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका जो तीसरा पॉइंट है हमारा, तीसरे पॉइंट में ये बात करते हैं पूर्ण रोजगार की प्राप्ति, पूर्ण रोजगार की प्राप्ति, ठीक है। मतलब पहला वस्तुओं की कीमत में स्थायित्व,
दूसरा जो है विनिमय दरों में स्थायित्व, ठीक है। और तीसरा ये लिख देता हूँ मैं, विनिमय दरों में स्थायित्व, ठीक है साथियों, विनिमय दरों में स्थायित्व। और तीसरा हमारा पूर्ण रोजगार की प्राप्ति, यानी कि जो बचत और निवेश करते हैं ना, बचत, इसके तहत मुद्रास्फीति क्या करती है, बचत और निवेश में साम्य स्थापित करती है। यानी कि बचत और निवेश में क्या रहे, संतुलन रहे, इस बात का ध्यान मुद्रास्फीति रखती है, ठीक है साथियों। आगे चौथा जो पॉइंट है हमारा, मुद्रास्फीति आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है, आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है, ठीक है। नंबर 5, आय में स्थिरता रखती है, आय में स्थिरता, ठीक है। नंबर 6, आर्थिक स्थिरता भी रखती है, आर्थिक स्थिरता भी इसका एक उद्देश्य है। मतलब ये नहीं कि एकदम अर्थव्यवस्था बहुत सही हो जाए और एकदम डाउन चली जाए, इस चीज को भी रोकती है। और विकास के लिए साधन उपलब्ध कराती है, विकास के लिए साधन उपलब्ध कराती है, ठीक है साथियों। तो हमारी मौद्रिक नीति जो है, ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। आगे अब हम बात करेंगे गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, गैर गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, या इन्हें संस्थान की जगह कंपनी बोला जाता है साथियों, ठीक है। यानी कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, ठीक है साथियों। या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ठीक है, एक ही बात है, दोनों का एक ही मतलब है। तो साथियों ये क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये जो एनबीएफसी होते हैं ना, इनको शॉर्टकट में बोलते हैं एनबीएफसी, एनबीएफसी या फिर एनबीएफआई, यानी कि नेशनल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ठीक है, दोनों का एक ही मतलब है। तो इनकी जो स्थापना होती है ना साथियों, इनकी जो स्थापना होती है वो कंपनी अधिनियम, कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत होती है, ठीक है, 1956 के अंतर्गत होती है, ठीक है। और इनके पास कोई पूर्ण बैंकिंग का लाइसेंस नहीं होता है, पूर्ण बैंकिंग का लाइसेंस नहीं होता है, लाइसेंस नहीं होता। वैसे देखा जाए तो जो एनबीएफसी होते हैं ना, एनबीएफसी बैंकों की तरह ही क्या करते हैं, मांग जमा को स्वीकार करते हैं, ठीक है। यानी मांग जमा नहीं, जमा को स्वीकार करते हैं, ठीक है, जमा को क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये जो एनबीएफसी होते हैं
यहाँ मतलब बैंक में और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो होती हैं या इंस्टीट्यूट जो होती हैं, इनमें मेजर जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि ये जमा को स्वीकार तो करते हैं, ठीक है, लेकिन हम यहाँ रोज लेन देन नहीं कर सकते। रोज जैसे कि हम बैंक में करते हैं, बैंक में हम रोज लेन देन कर सकते हैं, या हम रोज लेन देन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये बैंक नहीं है, बैंक की तरह है, ठीक है, बैंक की तरह काम तो करते हैं लेकिन बैंक की तरह रोज लेन देन नहीं कर सकते। फिर ये क्या करते हैं, अब जैसे कि आपने देखा, ये एक मुश्त जमा को स्वीकार करते हैं, एक मुश्त जमा को स्वीकार करते हैं, या फिर एक मुश्त नहीं लेंगे तो ये किस्तों में जमा स्वीकार करेंगे, ठीक है, किस्तों में जमा स्वीकार करेंगे। तो अब ये वाले काम आपको समझ आ रहा होगा कि किस्तों में पैसे लेना या एक मुश्त जमा करना, और एक मुश्त जमा को नहीं, फिक्स डिपॉजिट भी करते हैं, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट भी करते हैं। यानी जैसे कोई भी व्यक्ति ने एनबीएफसी में पैसा डाल दिया, अब एक एनबीएफसी का मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे कि एलआईसी, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। अब ये क्या होता है कि लाइफ इंश्योरेंस जो है ना, एलआईसी जो हमारे देश में एक बीमा कंपनी है। अब मान लो कि आपने एलआईसी से एक बीमा लिया, तो अब बीमा के ऊपर डिपेंड करता है कि किस हिसाब को, मान लो आपने एग्जाम्पल के लिए स्वास्थ्य बीमा ले लिया, स्वास्थ्य बीमा ले लिया। अब स्वास्थ्य बीमा जो मिलेगा ना आपको एलआईसी से, वो दो प्रकार से मिलेगा। एक तो मतलब एक तो इस प्रकार से मिलता है कि आप मान लो कि एक साल में 10,000 रुपये जमा करेंगे, ठीक है, कितने में, ये पर ईयर, ठीक है, या फिर इसकी कोई टाइम लिमिट हो कि ये कितने साल तक काम करेगा, मान लो 1 साल के लिए ही काम करेगा, ठीक है, 1 ईयर के लिए ही काम करेगा। ये कितने रुपए देने हैं आपको, 10,000 देने हैं। और इसकी फैसिलिटीज ये है कि आपको मान लो 5 लाख तक का इलाज मुफ्त हुआ अगर आपको कुछ होता है तब, ठीक है। वहीं दूसरी कंडीशन क्या है कि मान लो आपने एक बीमा कराया, ठीक है, उसमें भी फैसिलिटीज क्या है, उसमें भी ये फैसिलिटीज है कि ये 5 लाख का रिटर्न देगा आपको, ठीक है, जब आपको कुछ होगा तब, ठीक है। लेकिन यह क्या करेगा, जैसे यहाँ पर क्या लिया है इसने, इसने एक मुश्त में पैसा ले लिया, यहाँ पर क्या करेगा, ये मान लो कि 2,000 रुपये पर मंथ लेगा, पर मंथ। तो ये क्या हो गया, ये तो इंस्टॉलमेंट में ले लिया इसने, किस्तों में ले लिया, ठीक है, और यहाँ क्या ले लिया, यहाँ एक मुश्त ले लिया। तो ये काम एनबीएफसी करती है, ठीक है, ये काम एनबीएफसी का होता है। या फिर मान लो जैसे कि कुछ कंपनी ऐसी भी होती हैं जो लोन देती हैं, ठीक है, ऋण देती है, होम लोन वगैरह हो गया, ठीक है, होम लोन हो गया, या फिर कार लोन वगैरह हो गया, इस प्रकार के लोन देती हैं। तो ये काम किसका है, ये काम है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, दोनों का एक ही मतलब होता है। अब हम आगे बात करेंगे कैपिटल और मनी मार्केट के बारे में। तो यहाँ हम लाइन खींचते हैं, ठीक है, एक तरफ हम लिखेंगे कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट यानी कि पूंजी बाजार, और दूसरी तरफ लिखेंगे हम मनी मार्केट, यानी कि मुद्रा बाजार। ठीक है साथियों, अब पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है।
तो सबसे पहला इनमें जो मेजर डिफरेंस होता है, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कि जो कैपिटल मार्केट है ना, ये दीर्घकालीन ऋण प्रोवाइड कराता है। ठीक है, दीर्घकालीन वित्त प्रोवाइड कराता है, दीर्घकालीन ऋण। ठीक है, 1 ईयर से ऊपर, 1 साल से अधिक। ठीक है साथियों, वही हमारा जो मनी मार्केट होता है, ये अल्पकालीन ऋण प्रोवाइड कराता है। कैसे? अल्पकालीन ऋण, 1 साल से कम, 1 साल से कम। ठीक है, अब जो हमारा पूंजी बाजार होता है, पूंजी बाजार को हम फिर से 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पहले पूंजी बाजार की बात कर लेते हैं हम। तो इनमें ये मेजर डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। ठीक है, आगे हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे कैपिटल बाजार को, या फिर पहले हम यहाँ मनी मार्केट को डिफाइन कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट इसमें आता है, मतलब इसमें मुद्रा बाजार जो होता है, इसमें क्या क्या शामिल होता है। तो इसमें ट्रेजरी बिल शामिल होती हैं। ठीक है, ट्रेजरी बिल। ठीक है, और इसमें हमारा कॉल मनी शामिल होता है, कॉल मनी या मुद्रा। ठीक है, और इसमें सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट यानी जमा पत्र इसे बोल सकते हैं हम, ये शामिल होता है। और इसमें कमर्शियल बिल शामिल होते हैं, यानी वाणिज्य बिल इसमें शामिल होते हैं। और इसमें साथियों वाणिज्य पत्र भी शामिल होते हैं, वाणिज्य पत्र भी शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। अब आगे हम बात करेंगे कैपिटल मार्केट के बारे में। जो कैपिटल को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, तो इसलिए हम अगले पेज पर उसको बात करेंगे। कैपिटल मार्केट, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये दीर्घकालीन ऋण प्रोवाइड कराती है, कैपिटल मार्केट। नंबर 1 नॉन सिक्योरिटी मार्केट, या फिर पहले लिखेंगे हम सिक्योरिटी मार्केट। सिक्योरिटी बाजार। दूसरी तरफ नॉन सिक्योरिटी मार्केट। गैर सिक्योरिटी मार्केट या गैर सिक्योरिटी बाजार। ठीक है, अब जो सिक्योरिटी बाजार होता है, इसमें हमारा क्या क्या शामिल होता है। और इसमें क्या क्या शामिल होता है। इसमें साथियों शामिल होता है हमारा शेयर। ठीक है, और दूसरा हमारा डिवेंचर यानी कि ऋण पत्र। ठीक है, तीसरा जो होता है हमारा कमोडिटी यानी कि वस्तु है, कमोडिटी। ठीक है, चौथा होता है हमारा डेरिवेटिव्स, इनके नाम आप याद रखें। ठीक है, डेरिवेटिव्स। और जो नॉन सिक्योरिटी मार्केट होता है, इसमें हमारे शामिल होते हैं म्यूचुअल फंड्स, आपने नाम सुना होगा म्यूचुअल फंड्स।
ठीक है। और इसमें शामिल होता है बैंक डिपॉजिट, यानी कि बैंक जमा, ठीक है। और इसमें शामिल होता है प्रोवाइड फंड, प्रोवाइड फंड। और इसमें शामिल होता है स्मॉल सेविंग, ठीक है। तो इतनी चीज़ें नॉन सिक्योरिटी मार्केट में शामिल होती हैं, ठीक है। और ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? पूंजी मार्केट के अंतर्गत। तो ये तो हमारा हो गया कैपिटल मार्केट, बीएस, मनी मार्केट। आगे कुछ कैपिटल मार्केट हमारा जो है ना, मनी एंड बैंकिंग में एक अलग से ही टॉपिक है, तो उसके बारे में हम और बात कर लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा हम डीपली पढ़ेंगे कैपिटल मार्केट को, ठीक है। अब कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट, और ये हमारा इंडियन इकोनॉमी में टॉपिक है, इंडियन इकोनॉमी में, ठीक है। पूंजी बाजार, पूंजी, वो हमने एक रूप पढ़ लिया, इसका इसका दूसरा रूप हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। तो साथियों, यहाँ वाला जो बाजार है ना, इसको अभी हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, ठीक है। दो भागों में डिवाइड करेंगे, ठीक है। पहला हमारा हो गया गिल्ट एज्ड बाजार, ठीक है, यानी कि गिल्ट एज्ड मार्केट। और दूसरा जो हमारा होता है, इसे बोलते हैं हम इंडस्ट्री, यानी कि औद्योगिक, औद्योगिक प्रतिभूति बाजार, प्रतिभूति बाजार, ठीक है साथियों। इंग्लिश में इसे बोलते हैं इंडस्ट्री, इंडस्ट्री सिक्योरिटी मार्केट, मार्केट, ठीक है साथियों। अब ये क्या होता है गिल्ट एज्ड बाजार? इसमें क्या होता है कि जो हमारी आरबीआई है ना, आरबीआई, आरबीआई के माध्यम से सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों को क्रय विक्रय करती है। मतलब आरबीआई के माध्यम से, आरबीआई के माध्यम से जो गिल्ट एज्ड बाजार होता है, ये आरबीआई के माध्यम से सरकारी और अर्ध सरकारी, सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं, इनका क्या होता है? क्रय विक्रय होता है, ठीक है। क्रय विक्रय होता है किसके अंतर्गत? गिल्ट एज्ड बाजार के अंतर्गत सरकारी अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्या होता है? क्रय विक्रय होता है। भाई इसमें क्या है, इसमें जैसे मान लो कोई नया उद्योग है जो अभी स्थापित हुआ है, नया स्थापित उद्योग, नया स्थापित उद्योग, ठीक है। या मतलब एक तो नया हुआ है, या फिर जो थोड़ा थोड़ा उसे थोड़ा बहुत कम समय हुआ है मार्केट में आए हुए, उसे बहुत कम समय हुआ है। तो नए स्थापित उद्योग और नए उद्योग, ठीक है, इन दोनों के शेयरों और ऋण पत्रों, इन दोनों के शेयरों और ऋण पत्रों, ऋण पत्रों का क्रय विक्रय किया जाता है औद्योगिक प्रतिभूति बाजार के अंतर्गत, ठीक है।
क्रय विक्रय। आपके समझ आ गया होगा। यानी कि जो गिल्ट एज्ड बाजार ये होता है हमारा, इसके माध्यम से सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है और औद्योगिक प्रतिभूति बाजार के अंतर्गत नए उद्योग जो बिल्कुल अभी मतलब जस्ट बिल्कुल रिसेंटली स्थापित हुए वो वाले, और जिन्हें थोड़ा सा समय हो गया है वो वाले, इन दोनों उद्योगों के शेयरों और ऋण पत्रों का क्रय विक्रय किया जाता है। ठीक है। अब एक और डिवाइडेंस होता है पूंजी मार्केट का। वो होता है कि प्राथमिक पूंजी बाजार, प्राथमिक पूंजी बाजार यानी कि प्राइमरी कैपिटल मार्केट। अब इसमें क्या है साथियों, इसमें जो नए बाजार के नए अंश होते हैं, बाजार के नए अंश, डिवेंचर और सरकारी कंपनियों की प्राथमिक प्रतिभूतियां, या फिर बिल्कुल मतलब एक तो सरकारी कंपनियों की प्राथमिक प्रतिभूतियां हो गई, या फिर जो नई प्रतिभूतियां और सार्वजनिक क्षेत्रों के बॉन्ड, ठीक है, इनका क्रय विक्रय होता है। किस किस का क्रय विक्रय होता है? बाजार के नए अंशों का, बाजार के नए अंशों का, ठीक है, और डिवेंचरों का यानी कि ऋण पत्र, डिवेंचरों का ऋण पत्र, ठीक है, और सरकारी कंपनियों की प्राथमिक प्रतिभूतियां, प्राथमिक प्रतिभूतियों, प्राथमिक प्रतिभूतियां, सरकारी कंपनियों की प्राथमिक प्रतिभूतियां, और जो मान लो कोई कंपनी होती है नई प्रतिभूति बनाती है, उसका भी इसमें होता है। ठीक है, नई प्रतिभूतियों, नई प्रतिभूतियों और सार्वजनिक क्षेत्र के बॉन्ड, सार्वजनिक क्षेत्र के बॉन्ड, सार्वजनिक क्षेत्र के बॉन्ड, क्षेत्र के बॉन्ड। तो इन सभी का प्राथमिक पूंजी बाजार के अंतर्गत क्या होता है साथियों? क्रय विक्रय होता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखें। आगे इसका दूसरा रूप होता है द्वितीयक पूंजी बाजार। द्वितीयक पूंजी बाजार, सेकेंडरी कैपिटल मार्केट। ठीक है, इसमें किन किन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है? इसमें सबसे नंबर 1 तो स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा जो हमारा होता है गिल्ट एज्ड बाजार, गिल्ट एज्ड बाजार। ठीक है, इन दो का क्रय विक्रय होता है द्वितीयक पूंजी बाजार के अंतर्गत। ठीक है, आगे हम बात करेंगे शेयर मार्केट के बारे में। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है तो इसको भी हमने शामिल कर लिया है। शेयर बाजार, शेयर मार्केट। ठीक है साथियों, तो क्या होता है कि ये एक प्रकार का बाजार होता है, एक प्रकार का ये बाजार होता है। अब जब मान लो कोई बाजार है तो यहाँ किसी न किसी चीज़ का क्रय विक्रय होगा। ठीक है, अब जब बाजार है तो किसी न किसी चीज़ का क्या होगा? क्रय विक्रय होगा। तो शेयर बाजार में किस चीज़ का क्रय विक्रय करते हैं हम?
शेयर बाजार में हम शेयर का क्रय विक्रय करते हैं। किसका? शेयर का क्रय विक्रय करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा शेयर बाजार हो गया। अब बात करेंगे भारतीय शेयर मार्केट की। भारतीय शेयर बाजार, यानी कि इंडियन शेयर मार्केट, शेयर मार्केट। ठीक है, अब जो सबसे पहले हमारे भारत में शेयर मार्केट का जो बाजार था, शेयर जो शेयर स्टॉक जिसे हम बोलते हैं, वो स्थापित हुआ था, उसका नाम था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मतलब ये एजेंसियाँ होती हैं जो शेयर बाजार, मतलब ये शेयर बाजार ही कहलाती हैं, और ये शेयर का क्या करती हैं? लेन देन करती हैं। ठीक है, मतलब शेयर ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी ले जाकर बेच दें या कहीं से खरीद लें, ऐसा नहीं होता है। इसकी स्थापना हुई थी, सबसे पहला है ये, ठीक है, 1875 में सबसे पहला ये क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, तो सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज है हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, नंबर 2 जो हमारा था अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, और इसकी स्थापना हुई थी 1894 में। ठीक है साथियों, और नंबर 3 जो हमारा है कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना हुई थी 1908 में। ठीक है, और नंबर 4 जो हमारा है मद्रास स्टॉक एक्सचेंज 1937। ठीक है, अब ये तो हो गए हमारे सबसे पहले, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसके बाद एक 1992 में एक समिति बनी जिसका नाम था फेरबानी समिति। क्वेश्चन आता कि फेरबानी समिति किससे संबंधित है, तो जो फेरबानी समिति थी, फेरबानी समिति की सिफारिश पर 1992 में क्या हुआ था, 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई। ठीक है साथियों, 1992 में किस समिति के माध्यम से? शेरवानी समिति के माध्यम से। अब मान लो भारत में ये तो कई सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, मान लो कई सारे स्टॉक एक्सचेंज भी हो गए। अब इनको विनियमित करने के लिए, मतलब इनको संभालने के लिए, और ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? सारे भारतीय पूंजी बाजार के अंतर्गत आते हैं। अब भारत की पूंजी बाजार को विनियमित करने के लिए एक वैधानिक संस्था आई, ठीक है, जिसको बोलते हैं सेबी। क्या बोलते हैं? सेबी। मतलब जितने भी स्टॉक एक्सचेंज बने, इनको किसने संभाला? सेबी ने संभाला। ठीक है, सेबी ने संभाला। और सेबी की हमारी सबसे पहले तो फुल फॉर्म ही पूछ लेता है कभी कभी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, जैसे कि आरबीआई होती है। आरबीआई का काम क्या है? आरबीआई का काम है कि देश में जितनी भी बैंक है ना, उनको दिशा निर्देश जारी करना और जरूरत पड़ने पर उन्हें ऋण प्रदान करना। ऐसे सेबी क्या करता है? जितने भी स्टॉक एक्सचेंज हमारे देश में है, उनको दिशा निर्देश जारी करता है, मतलब उनको विनियमित करता है। ठीक है, तो और ये क्या करता है? जैसे आरबीआई किसी बैंक को मान्यता देती है, ये भी किसी स्टॉक एक्सचेंज को, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज को क्या दे सकता है? मान्यता दे सकता है। ठीक है, इस बात को भी आप याद रखें। और इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को। ठीक है, अब 1988 12 अप्रैल को इसकी स्थापना तो हो जाती है,
लेकिन 12 अप्रैल 1988 से लेकर 30 जनवरी 1992, इससे पहले तक जो सेबी था हमारा, ये वैधानिक नहीं था। ठीक है, यानी स्थापना तो 1988 में हो गई, लेकिन तब तक ये वैधानिक नहीं था। वैधानिक कब हुआ? इसको वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ 30 जनवरी 1992 को। वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ और तभी सेबी की स्थापना हुई। फेरवानी समिति बनी थी 1992 में। इसने अपनी जो है राय दी होगी सरकार को, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो है ना स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की जो है उसको क्या कर दिया गया? वैधानिक दर्जा प्राप्त करा दिया गया। ठीक है साथियों, आगे स्टॉक एक्सचेंज से कुछ शब्द जो है बड़े इंपॉर्टेंट हैं और वहां से क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। यहाँ 2 शब्द होते हैं साथियों, एक तो बुल और एक होता है बियर। ठीक है, तो बुल मतलब जैसे आपने स्टॉक एक्सचेंज देखा होगा अखबार में, टीवी में, तो वहाँ एक क्या होता है? सांड बना हुआ आता है, सांड। ठीक है, और बियर का मतलब है भालू। ठीक है, अब भालू क्या होता है? भालू मतलब इसको यहाँ संज्ञा दी गई कि ये डरपोक है। ठीक है, और ये क्या है? ये बहादुर। ठीक है, तो जब मतलब जैसे आपने शेयर खरीद लिए, ठीक है, और शेयर खरीद लिया आपने, शेयर, ठीक है, और शेयर खरीद लिया, आपको आशा है कि हमारा सेंसेक्स है वो ऊपर जाएगा, यानी हमारे शेयर की सेंसेक्स जब ऊपर जाता है तो शेयर की क्या होती है? वैल्यू बढ़ जाती है और आपको फायदा होता है, यानी कि शेयर बाजार में उछाल आएगा। शेयर बाजार में उछाल, इसको क्या बोलते हैं साथी? बुल। ठीक है, ये दोनों ही शब्द आ जाते हैं पूछने को। और मान लो जैसे कि आपने शेयर खरीदा, शेयर खरीद लिया, ठीक है, और आप निराशा में हैं। किसमें है? निराशा में। कह रहे यार जो हमारा शेयर है ना ये नीचे चला जाएगा, और जब नीचे चला जाएगा ना तो इसको क्या बोलते हैं? गिरावट। शेयर मार्केट में गिरावट। ठीक है साथियों, तो ये दोनों शब्द आपके समझ में आ गए होंगे, बुल और बियर। ठीक है साथियों, तो इन दोनों शब्दों को आप याद रखें। बाकी हमारी आज मनी एंड बैंकिंग जो है टॉपिक कंप्लीट हो गया है। कल हम मिलेंगे आपसे एक नई यूनिट के साथ। ठीक है साथियों, और हमारी माइक्रो, मैक्रो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पब्लिक इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, और ये हमारा मनी एंड बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग 1 2 3 4 5 6 यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं क्रैश कोर्स की। कल हम एक नई यूनिट के साथ मिलेंगे साथियों। ये जो हमारी 8 यूनिट तो थियोरिटिकल है, ठीक है, और 9वीं 10वीं जो, या फिर हम क्रम वाइज जो क्रम और होगा सिलेबस में, मैं 9वीं 10वीं मान रहा हूँ उसको। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, और हमारी इकोनोमेट्रिक्स, इकोनोमेट्रिक्स। ठीक है साथियों, इसको भी मैं 2 ही क्लास में बनाऊंगा क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ याद करने को है, और मैं यहाँ से वही सिलेक्टिव मटेरियल दूंगा आपको जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट याद है। अगर आप ये पढ़ के जाएंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको इसमें आपकी अच्छी खासी स्कोरिंग इसमें हो जाएगी। ठीक है साथियों, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद हम लेकर आएंगे आपको की पॉइंट कोर्स, की पॉइंट कोर्स। तो अगर ये कोर्स हमारा 31 तक निपटता है तो 1 या 2 सितंबर से हमारा की पॉइंट कोर्स स्टार्ट हो जाएगा जो 20 तारीख तक चलेगा। ठीक है साथियों, और उन 20 दिनों में हम, और जो हमारा की पॉइंट आएगा ये फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों के लिए आएगा। सेकंड पेपर हमारा इकोनॉमिक्स और फर्स्ट पेपर दोनों के लिए आएगा। तो साथियों, आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं, और साथियों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।